तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि लास्ट 25 डेज़ एग्ज़ाम में हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं पढ़ना चाहिए हमें इस वक्त। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो वीडियो बनाया था लास्ट 1 मंथ में कैसे खुद को मोटिवेट रखें, तो आप सब लोगों ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब देखो, आज मैं लेके आई हूँ लास्ट, अब आपके एग्ज़ाम के 25-20 दिन बचे हैं। 17 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो इस टाइम पे हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए, या फिर लास्ट में अब किन चीज़ों का रिवीजन करें, किन चीज़ों पे फोकस दें, उन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वीडियो। तो आई होप दोस्तों कि मतलब मैंने ना वीडियो देखे बहुत सारे, उसमें बता रखा था लास्ट टाइम पे कि कैसे जो है मतलब 45 डेज़ का, कि लास्ट 4 डेज़ में ये करें, फिर आगे 4 दिन में ये करें। मैं उस तरह से आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि 25 दिन का पूरा मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि 25 दिन में कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। लास्ट मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लास्ट टाइम पे हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और आरपीएससी के एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने खुद ने फाइट करी और खुद ने मतलब सफल भी हुई हूँ इस एग्ज़ाम में, तो आप सबको पता ही है। तो मैं मतलब अपना बता सकती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था और क्या छोड़ा था, और आई होप कि आपको वो स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं काम आएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम के 20-25 दिन बचे हैं, तो 20-25 दिन बचे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फर्स्ट पॉइंट है मॉडल पेपर। मैंने पहले भी हर एक वीडियो में बताया है, मतलब इवन कि जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी तभी भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था, और कल परसों जो मोटिवेशनल वीडियो बनाया उसमें भी बताया, और आज मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अभी तक मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों में से आपने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, टेस्ट दे दिए होंगे, लेकिन अभी तक जिन बच्चों ने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करे हैं और वेट कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस पूरा होगा उस दिन हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि इतने वाइड सिलेबस होते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आरएस ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकेंड ग्रेड ले लो, कि सिलेबस शायद ही हमें ऐसा कोई दिन आता है जिस दिन हमें लगे कि हाँ आज हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने मतलब एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग क्या करें कि अभी एग्ज़ाम के 20 दिन बचे हैं, इनमें से कुछ दिन ऐसे निकाल लो, या तो कि 5 दिन निकाल लो, या फिर डेली, आज से डेली 20 दिन बचे हैं, दोनों पेपरों के, फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर के भी मॉडल पेपर मतलब सॉल्व करना शुरू कर दें। और किस तरह से मॉडल पेपर सॉल्व करना है कि पहले पेपर ले बैठे और पेपर को वैसे ही टाइम देख के बैठे कि मैं कितनी देर बैठा हूँ। फर्स्ट पेपर हमारी कितनी देर का होता है, सेकंड पेपर हमारे कितनी देर का होता है, जैसे 2.5 और 3 घंटे के हमारे पेपर होते हैं, तो उतने ही टाइम में हमें सॉल्व करना है। और पहले बाकायदा जैसे फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरे क्वेश्चंस पहले जैसे एक रफ कॉपी ले लें, उसमें सॉल्व करें और उनके आंसर लगाएं, और उसके बाद में जब पेपर पूरा सॉल्व हो जाए पहले ये देखें कि क्या हमने सही टाइम में सॉल्व कर लिया है। वैसे पेपर इतना लेंथी नहीं आता, हम कर लेते हैं, बस स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े बड़े आते हैं, जैसे मैथ्स रीजनिंग वगैरह ले लो, उसके अलावा पेपर हम ज़्यादातर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपना पेपर टाइमली पूरा करें, उसी तरह से बैठे जिस तरह से एग्जाम में बैठे। मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है एग्जाम में, है ना, 2.5 या 3 घंटे का, हम घर पे 1 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर 1 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं, और सेकंड पेपर में तो वैसे ही सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो कुछ वैसा मतलब सॉल्व करने वाला होता ही नहीं है, वो भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो पेपर सॉल्व करें, साथ ही जब पेपर पूरा हो जाए उसके बाद में आंसर देखें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किया और पीछे पलट के उत्तर देख लिया, या फिर ऐसे ही पेपर लेके बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रफ कॉपी में उत्तर लिखने हैं, और जब पेपर पूरा हो जाए उसके बाद में हमें आंसर मिलान करने हैं। पहले आंसर मिला लो पीछे से, ठीक है, और नंबर जोड़ लो कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, कितनी परसेंटेज बन रही है, पिछली बार की कट ऑफ देख लो कि क्या हम उसके आसपास आए हैं, और वो नहीं देखो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके परसेंटेज से कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, अभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ ही आपको करना क्या है, जब आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो अब आप अपने उत्तर मिलाएं कि वो जो 75 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हैं, वो जो 150 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे हैं, क्या मतलब उनमें से कौन से का उत्तर आपने सही किया है। जो सही किया है वो भी देख लें कि हाँ ये वाला मेरा उत्तर सही था, और जो गलत किया है वो भी देख लें कि अच्छा ये मेरा गलत हुआ है और इसका उत्तर ये है। इससे क्या होता है कि अगर आप जैसे अभी 25 दिन एग्जाम के बच्चे हैं, 20 पेपर भी सॉल्व कर लोगे ना दोस्तों, दोनों पेपरों के, तो मतलब मैं आपको बार बार कहती हूँ, फर्स्ट ग्रेड में जैसे मोस्टली तो सब्जेक्ट का पेपर जो होता है और जीके के जैसे राजस्थान के क्वेश्चन वगैरह जो आते हैं हमारे फर्स्ट पेपर में, इतना रिवाइज होते हैं कि आपको 4-5 क्वेश्चन तो पुराने पेपरों में से मिल जाएंगे। और इसके साथ ही क्या होगा, आपको याद होने लगेंगे, उत्तर याद हो जाएंगे। ज्योग्राफी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं और हर साल आती हैं, चाहे नेट का पेपर देख लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड देख लो, है ना।
तो लेकिन ज्योग्राफी की बात अलग से कर दूंगी, मैं एक वीडियो बना लूँगी। अभी हम सामान्य पेपर की बात करें जो फर्स्ट पेपर हो रहा है, तो ऐसे ही डेली अपना रिवीजन करें, मतलब डेली एक पेपर सॉल्व करें, फिर आंसर मिलाएं, फिर आंसर मिलाने के बाद में आंसर चेक करें। इससे क्या होगा, वो पेपर आपको मोस्टली याद हो जाएगा। अगर उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कर पाओगे। इसके अलावा पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा दिमाग कर पाता है। अगर आपने एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया और यही नहीं देखा कि पेपर कैसा आता है, तो जब एग्जाम में जाओगे उस दिन आपको लगेगा, मतलब जो प्रेशर होता है एग्जाम का वो आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली अपने, मुश्किल से 4 घंटे लगते दोनों पेपरों के सॉल्व करने के और आंसर मिलान करने के, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आते आते माइंड वैसे भी थोड़ा सा हैंग हो जाता है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप डेली पेपर सॉल्व करें। तो आज से कसम खा ले, कुछ भी हो जाए, चाहे सुबह उठते ही करें या फिर शाम को करें, है ना, लेकिन आपको पेपर सॉल्व करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये पॉइंट है हमारा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट, क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम के 20-25 दिन बचे हैं, तो 20-25 दिन में हमारी आरपीएससी, देखो करंट अफेयर हो सकता है आपने, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रेगुलर हो आप करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैं हमेशा रेगुलर रहा करती थी। लेकिन कितना भी रेगुलर हो लास्ट टाइम पे हमको 6 महीने और 1 साल के करंट अफेयर देखने ही पड़ते हैं, और अलग से देखने पड़ते हैं, किसी भी मैगजीन से देखने पड़ते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर से रेगुलर हो तो आपको दिक्कत आनी नहीं है। और अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो करंट अफेयर और आपने सोचा है कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे चल के मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी सॉरी, तो अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने करंट अफेयर पढ़ें। क्योंकि आप सोच रहे हो कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा, 5 दिन पहले पढ़ूंगा, तो वो कभी नहीं होने वाला है। 2 दिन 5 दिन पहले दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, सिलेबस हमें पहाड़ जैसा लगने लगता है, अरे यार ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, ऐसे लगने लगता है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि आप अभी अपने करंट अफेयर को, मतलब कि डेली नहीं, 2 दिन निकाले करंट अफेयर के लिए, 2 दिन में या 3 दिन निकाले मुश्किल से। एक तो 6 महीने की ले ली, राजस्थान के लिए मुझे सबसे अच्छी लगती थी मूमल, बाकी आप दिशा या जो भी ले सकते हो, जो भी एक मैगजीन आती है। और पढ़ना कब तक का करंट अफेयर, अपन को लास्ट 6 महीने का बहुत अच्छे से देखना है और 1 साल तक का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना है। तो 1 साल तक की, एक तो मूमल की देखो वार्षिकांक आती है, एक वार्षिकांक आप खरीद सकते हो, खरीद ली होगी जो मेरे साथ अभी कनेक्ट है उन लोगों ने, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ। और एक आप 6 महीने की मूमल खरीद लो, या फिर वार्षिकांक में 6 महीने की भी आ जाती है, लास्ट 2 मंथ्स की, और एक मूमल 2 माह की आती है, तो लास्ट 2 मंथ्स की मूमल खरीद लो और उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। या फिर 2 ही किताबें खरीद लो, मैंने तो 2 ही पढ़ी थी, एक तो वार्षिकांक ले लिया था और एक लास्ट 2 महीने की मूमल ले ली थी लेटेस्ट। जैसे हमारा एग्जाम था 7 जनवरी को, तो मैंने नवंबर दिसंबर वाली मूमल ले ली थी। अभी अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो इन्हें चाहे पढ़ना बंद कर सकते हो, क्योंकि हमारी आरपीएससी का ट्रेंड होता है लेटेस्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आते, क्योंकि हमारे पेपर अभी तक बन चुके हैं, तो इसलिए लेटेस्ट नहीं आएंगे। अभी अगर आप पेपर को 1 घंटा 2 घंटा दे रहे हो तो उसे आप बंद कर सकते हो। वैसे मुझे करंट अफेयर बंद करने का कोई मतलब लगता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि रोज उसमें नई बातें आती हैं, हमारे पीछे का ही रिवीजन होता रहता है। तो मैं अपने करंट अफेयर कभी बंद नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस ज़्यादा है और अभी करंट अफेयर्स के लिए टाइम नहीं है, तो अभी आप करंट अफेयर बंद कर सकते हो। आपको पढ़ना क्या है, राजस्थान के करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मतलब खासकर लड़कियां जो होती हैं उनके स्पोर्ट्स में कम रुचि होती है, बट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अभी जो भी हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, किसने मेडल जीता है, खासकर गोल्ड मेडल किसने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है और सिल्वर मेडल किसने जीता है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था, है ना, ये सारी चीज़ें, और कौन से खेलों से संबंधित पुरस्कार बहुत पूछे जाते हैं। और खेल से संबंधित मैं आपको मतलब गारंटेड बता रही हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन आपके खेल से संबंधित आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो लास्ट जो भी हमारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट खेल हुए हैं, किसने अभी रोजर फेडरर ने जैसे संन्यास लिया है, किसने अभी संन्यास लिया है, ठीक है, और उसने कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे, एक आध क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम में से भी पूछ लिया जाता है। लेटेस्ट नहीं पूछेंगे, 1-2 महीने पुराने पूछेंगे, ठीक है। और जैसे कि कोई क्रिकेट प्रतियोगिता हुई है, जैसे कि अभी अपनी एशिया ट्रॉफी हुई थी, तो मोस्टली हमसे, जैसे इंडिया अगर एशिया ट्रॉफी जीतता भी तो हमसे जैसे 2-3 सालों का ट्रेंड देख लिया मैंने, कि ये नहीं पूछेंगे जीती किसने, ये पूछेंगे कि सेकंड रनर अप कौन रहा, या फिर इंडिया को सेमीफाइनल में किसने पराजित किया था, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स पे खास ध्यान दीजिएगा। साथ ही 6 महीने के करंट अफेयर, मतलब इंडियन करंट अफेयर तो पढ़ोगे ही, मूमल में इंडियन करंट अफेयर भी आते हैं। मैं ऐसे कह रही हूँ, या तो दिशा नाम की एक मैगजीन आती है या फिर मूमल नाम की एक मैगजीन आती है, आप राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए वो प्रीफर कर सकते हो। बाकी आपके पास जो भी अगर कोचिंग नोट्स हैं या फिर आप कहीं और सोर्स से पढ़ रहे हो, जैसे उत्कर्ष वगैरह पे भी अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो अगर आप उनसे आपने तैयार किया है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो मतलब नहीं उनके पास में कोई सोर्स है। कि मूमल आती है 40-50 रुपये की मूमल आएगी 6 महीने वाली या 1 साल वाली, वो खरीद लीजिए। और पता
है, एक आरपीएससी का ट्रेंड बता रही हूँ, मुझे नहीं पता इस साल होगा कि नहीं होगा, आरपीएससी में पुराने करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट 2-3 मंथ में से कुछ नहीं पूछा जाता, बिल्कुल साफ होता है। इवन हमसे तो 6 महीने के करंट अफेयर में से कुछ पूछा ही नहीं गया था, पुराने करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आप एक बार वार्षिकांक को जरूर रट लेना, 3 या 4 दिन दे दो करंट अफेयर्स को, क्योंकि यकीन मानिए करंट अफेयर्स में से 10 या 15 या 20 तक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है, छोड़कर जाने की गलती मत करना, लास्ट दिनों का वेट मत करना। आज और अभी अगले 3 या 4 दिन में वार्षिकांक सल्टा दीजिए और मतलब कोशिश कीजिए कि अब जब तक एग्जाम हो रोज अपन को 5 पेज या 10 पेज घूमल के पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे आंखों में से निकाल लीजिए, रटना नहीं है क्योंकि आंखों में से निकाल लोगे तो भी याद आ जाएंगे एग्जाम में, लेकिन पढ़ के जरूर जाना है। तो करंट अफेयर्स हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ना ही है इस वक्त, अब करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है। तीसरा, सब बच्चे पूछते हैं स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। स्कूल मैनेजमेंट में दोस्तों 15-20 क्वेश्चन आते ही आते हैं और स्कूल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सिलेबस है, तो स्कूल मैनेजमेंट को छोड़ने की गलती मत करना। और मुझे आप लोग पूछते हो कि आपने स्कूल मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ी, तो दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट मैंने यूँ ही एक गाइड खरीदी थी और उसमें से पढ़ी थी, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कोई हार्ड नहीं होता, मतलब थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं जो अपन को रटने होते हैं। अभी से भी अगर आपने कोई गाइड खरीद रखी है स्कूल मैनेजमेंट की, जिस भी सोर्स के थ्रू आप पढ़ रहे हो, एक बार स्कूल मैनेजमेंट का रिविजन जरूर कर लो, क्योंकि मानो कि 20 या 25 क्वेश्चन जो भी स्कूल मैनेजमेंट में आते हैं उसके 15-16 नंबर आपके बिल्कुल ऐसे हलवे जैसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं स्कूल मैनेजमेंट में से। बट अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, तो उसका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा किसी भी गाइड में से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, छोटे से स्कूल मैनेजमेंट 2 दिन दोगे ना आप, 2 दिन में आपकी पूरी स्कूल मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी किसी भी गाइड में से। और मैं यूँ ही कहूँगी कि स्कूल मैनेजमेंट की किताबों के चक्कर में मत पढ़ना कि किसी राइटर की किताब खरीद के ला रहे हो, बिल्कुल भी मत पढ़ना। छोटी सी भी कोई भी गाइड जो अपने फर्स्ट ग्रेड की वैसे गाइड आती है ना, जिसमें सिलेबस के सारे मतलब सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से ही स्कूल मैनेजमेंट की मतलब 20-25 पन्नों की स्कूल मैनेजमेंट दी हुई होती है, उसे पढ़ो। लेकिन पढ़ना कैसे है कि स्कूल मैनेजमेंट के कोर्स के पीछे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। स्कूल मैनेजमेंट वाली मतलब सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि जो क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतने से बनते हैं तो इतना मतलब हार्ड नहीं होता। लेकिन अगर अभी तक आपने स्कूल मैनेजमेंट पढ़ा नहीं है तो स्कूल मैनेजमेंट आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। तो स्कूल मैनेजमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और स्कूल मैनेजमेंट जरूर पढ़ना है। थर्ड, अब मैं फोर्थ जो टॉपिक बता रही हूँ, मैथ्स और रीजनिंग। फर्स्ट पेपर में हमारे मैथ्स और रीजनिंग आती है, और मैथ्स और रीजनिंग हम ज़्यादातर आर्ट्स के जो बच्चे हैं, साइंस वालों का तो मैथ्स वालों का तो जैसे हो ही जाएगा, आर्ट्स के जो बच्चे ज़्यादातर मैथ्स और रीजनिंग को स्किप करके जाते हैं। बट अभी मैं बोल रही हूँ आपको 2 दिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए निकालने हैं। अगर आपने डेली की है मैथ्स और रीजनिंग या फिर बीच में पढ़ी है तो इट्स ओके, उनको अलग से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग अभी तक नहीं पढ़ी है, या धरे ही नंबर आते हैं मैथ्स और रीजनिंग में से, क्योंकि बहुत ईजी हो सकता है मैथ्स के 2-4 क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए, लेकिन बाकी 3-4 क्वेश्चन ईजी आएंगे। और रीजनिंग में तो यूँ मानो कि अपने पास टाइम होता ही है, 2.5-3 घंटे का पेपर होता है। बाकी पेपर तो सारे अपन को, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उनमें तो टिक लगाना होता है, सोचने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैथ्स और रीजनिंग में अपन को भरपूर टाइम होता है, तो रीजनिंग में बैठे बैठे हम करते रहेंगे तो उत्तर निकल ही आते हैं। तो और लेकिन रीजनिंग तब नहीं होती जब दिमाग बिल्कुल भूटा होता है यार, रीजनिंग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो भी हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, आपके पास में कोई भी बुक है या फिर गाइड खरीद रखी है, उसमें से हर एक टॉपिक का जैसे प्रतिशतता दी हुई है, दूरी और समय दिया हुआ है, या फिर वो क्या रिश्तों वाला टॉपिक दिया हुआ है रीजनिंग में, है ना। तो इन सब के ना आप यूँ कीजिए 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हर एक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन, किसी भी गाइड में से जो भी आपके पास पड़ी है ना, जो भी बुकलेट आपके पास पड़ी है, किसी कोचिंग की पड़ी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की खरीदी। ये मतलब मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो मोस्टली हर एक कम्पिटेटरी एग्जाम के सिलेबस में होते हैं, तो आप उनको सॉल्व करो। और मतलब 20-20 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, 20-20 क्वेश्चन का मतलब हमें सॉल्व करने, और इतना जब कर लोगे ना 20-20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, तो आपका दिमाग थोड़ा शार्प हो जाएगा और एग्जाम में आपको मैथ्स रीजनिंग करने में जोड़ नहीं आएगी। तो मैथ्स रीजनिंग को स्किप मत करना। मैथ्स रीजनिंग में धरे ही नंबर आते हैं। स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है वो मैं तो छोड़ के गई थी भाई, मेरे को नहीं आता था, और मेरे को लगता था इस वाले टॉपिक में इतना टाइम देंगे तो मुझसे होता भी नहीं था वो, क्योंकि बहुत सारे सूत्र वगैरह रटने पड़ते हैं। तो अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो आपसे अलग है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग के जो सिंपल टॉपिक है, जो हम हर कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वो आपको स्किप नहीं करने हैं।
है, हर एक टॉपिक के किसी भी बुकलेट में से या फिर गाइड में से 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी एक बार सॉल्व कर लोगे, 2 दिन दे दोगे ना मैथ्स रीजनिंग को, तो ऐसा लगेगा वाह यार मेरी तो मतलब आ रही है मुझको मैथ्स और रीजनिंग, है ना। तो इतना सा आप थोड़ा सा कर लेना, और मैथ्स और रीजनिंग के नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आर्ट्स वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी भी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी रीजनिंग थोड़ी अच्छी है, मतलब रीजनिंग के मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ, बट मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैथ्स के 6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो उसमें से 3-4 मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेती हूँ, है ना। तो इसलिए आर्ट्स वाले बच्चों को स्किप नहीं करना है, मैथ्स और रीजनिंग को 2 दिन दे दो, और 2 दिन में सारे टॉपिकों के 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सूत्र वूत्र कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन उठाओ सॉल्व कर लो, उतने में अपन को आ जाती है वो, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो लास्ट बात जो आती है कि जो अपना फर्स्ट पेपर होता है जो आरपीएससी का, उसमें कुछ छोटे सब्जेक्ट है, कुछ बड़े सब्जेक्ट है। जैसे छोटे छोटे मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें से 2-2 3-3 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। इनको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। पहले भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जो कम नंबर वाले पोर्शन है उनको आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो आपके लिए घाटा ही होगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन 1-2 आएंगे और उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और वो हम बेसिक सेंस से भी सही कर सकते हैं। जो बड़े पोर्शन है हमारे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जैसे कि मैथ्स रीजनिंग का मैंने बता ही दिया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों को, राजस्थान हो गया, राजस्थान के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो बड़े बड़े पोर्शन है हमारे, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना मतलब छोड़ोगे तो वैसे भी नहीं, लास्ट टाइम पे अब इनका रिविजन करना है। जो भी जिस भी सोर्स से आप पढ़े हो, जैसे कि किसी भी बुक से पढ़े हो, तो आप एक बार हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, तीनों का रिवीजन करके जाना है, क्योंकि इनमें से हर एक सब्जेक्ट में से 10-15 क्वेश्चन आते हैं, और हमारे लिए जो बड़े पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर में कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, कई बार बस ये होता है कि हम ना मतलब कि पहले पढ़ा होता है बहुत पहले, और लास्ट टाइम जाते जाते हम रिवीजन नहीं करते, तो फिर ऐसे होता है यार पढ़ा तो था, ये था, इसका उत्तर ये था, पर नहीं याद आ पाता, है ना। तो आपको अभी लास्ट टाइम पे इनका मतलब रिवीजन करना है, जो भी अपने बड़े पोर्शन है। जैसे मैथ्स रीजनिंग मैंने बता ही दिया, और उसके अलावा जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इनका आपको बिल्कुल रिवीजन करके जाना है, स्किप नहीं करना है इनका रिवीजन, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो फर्स्ट पेपर में आपके नंबर जुड़वाने में योगदान देते हैं। तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी नए सोर्स से पढ़ो, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो उससे पढ़ो, लेकिन इनको स्किप अभी नहीं करना है। अब देखो, एक बड़ा पोर्शन आता है हमारे राजस्थान में हमारे राजस्थान का सब कुछ है। राजस्थान की पॉलिटी भी, राजस्थान की हिस्ट्री भी, राजस्थान का कल्चर भी, राजस्थान की मतलब इकोनॉमिक सर्वे भी, है ना, मतलब इकोनॉमिक्स भी राजस्थान के, सब कुछ आते हैं। हमें अब करना क्या है, राजस्थान पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारी एग्जाम ही राजस्थान की, तो बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं। तो राजस्थान आपने जहाँ से भी पढ़ा है, लास्ट टाइम पे राजस्थान का रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि राजस्थान हमारे नंबर बढ़वाने में बहुत योगदान देता है। और देखो, राजस्थान की आपको बात बताती हूँ, राजस्थान में से हिस्ट्री में से आजकल बहुत कम ट्रेंड है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की जो कल्चर है उसमें से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कल्चर वाला पढ़ के जाना। प्लस राजस्थान के जो लक्ष्य का मतलब मैंने लक्ष्य में से पढ़ी थी, जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान में पुनर्जागरण आंदोलन, और राजस्थान में वो पत्र पत्रिकाओं वाला है ना, एक मतलब 20 से 1 पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं, वो वाला एक, वो संस्थाओं के भी नाम दिए हुए हैं कुछ, मतलब पत्र पत्रिकाओं के पास में, कि ये संस्था किसने बनाई थी, यह संस्था किसने बनाई थी। साथ ही जनजातीय आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री में से मानसिंह और ये और कोई नहीं पूछता आजकल, बहुत कम ट्रेंड है। ये किला विला ये बहुत कम पूछते हैं। देखो फिर से बता रही हूँ, राजस्थान का किसान आंदोलन, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन, राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान में जो समाचार पत्र हैं वो, और राजस्थान की संस्थाएं, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। एकीकरण में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, प्रजामंडल में से 2-3 क्वेश्चन पक्का आते हैं, जनजातीय आंदोलन में से 1 क्वेश्चन पक्का पूछ लेते हैं, किसान आंदोलन में से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक वो है ना अपने भाषा वाला टॉपिक है, जिसमें कि ये किताब किसने लिखी थी, ये किताब किसने लिखी थी, वो वाले उसमें से भी 2-3 किताबें मिलवा ली जाती हैं। और मतलब ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन, तो इन पे ज़्यादा जोर देना है। हिस्ट्री पे थोड़ा कम ध्यान देना है, हिस्ट्री में से आजकल कम ट्रेंड है। इस बार पूछ ली जाए तो अलग बात है, बाकी कम ट्रेंड है, हिस्ट्री में से इतना नहीं पूछते हैं।
साथ ही हमें क्या पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है। थोड़ा कल्चर में से ज़्यादा पूछ ले जाते हैं क्योंकि कल्चर का पोर्शन है भी थोड़ा वाइड, तो कल्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इन चीज़ों पे अभी आपको लास्ट टाइम पे ध्यान देना है। तो राजस्थान की देखो हिस्ट्री आपको हो गई, राजस्थान की पॉलिटी भी पढ़ के जानी है क्योंकि पॉलिटी में से इंडियन पॉलिटी के साथ में राजस्थान की पॉलिटी में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉलिटी भी पढ़ के 4-5 ही टॉपिक है, राजस्थान की पॉलिटी में ज़्यादा नहीं है, वो पढ़ के जाना है। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ के जानी है, जैसे नदियाँ वगैरह हो गया। जो पहला पार्ट है ज्योग्राफी का, मतलब राजस्थान के भूआकृतिक विभाग, उसमें से यूँ मानो 4 या 5 क्वेश्चन हर साल पक्का आते हैं। तो भूआकृतिक विभाग वाले चैप्टर का रिवीजन करना है, नदियों का रिवीजन करना है। वन इम्पोर्टेंट नहीं है राजस्थान में, अभ्यारण्य वगैरह जो वाला जो पार्ट है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको राजस्थान की इकोनॉमी कहाँ से पढ़नी है, किताबों में से मत छेड़ो। राजस्थान की इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे एक बार लास्ट टाइम पे आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यूँ मानो इकोनॉमिक्स के नाम पे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं ना तो वो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में से आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान की इकोनॉमी में से अगर क्वेश्चन आए, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, राजस्थान की इकोनॉमी में से अगर क्वेश्चन आए तो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में आता है। इकोनॉमिक सर्वे किसी भी कोचिंग का जिस्ट उठा लीजिए, उसमें से आपको पढ़ के ही जाना है। प्लस राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का बजट आपको लास्ट टाइम पर अब ज़रूर पढ़ना है। तो राजस्थान मैंने बोल दिया, राजस्थान को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान हमारे बहुत सारे नंबर बढ़वाने में योगदान देता है। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान की जल्दी मतलब राजस्थान हम लोगों को याद होता है। अब भी आप भी कई सालों से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो याद होता है, बस बात होती है सिर्फ रिवीजन की, तो वो हमें करके ही जाना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ और लिखा था, हाँ राजस्थान सरकार की योजनाएं, सरकारी योजनाएं मतलब वैसे तो देखो मतलब इंडियन गवर्नमेंट की योजनाओं में से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि हमारी एग्जाम राजस्थान की है, तो राजस्थान सरकार की योजनाओं पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो आप एक बार गूगल पे या फिर अगर कहीं कोचिंग ली है तो कोचिंग वालों ने लिखा दी होगी, बट एक बार गूगल पे ना सर्च कर लीजिएगा। क्यों मानिए 6 या 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जब आते हैं, मतलब करंट अफेयर्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 6 या 7 क्वेश्चन राजस्थान की योजनाओं में से ही होते हैं। जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, इंदिरा गांधी वो भोजन वाली योजना थी, अभी राजस्थान ने एक योजना लॉन्च करी है राजस्थान सरकार का, वो हाँ शहरी क्षेत्र में मनरेगा वाली योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी है ना। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं जो राजस्थान सरकार की हैं, आप अगर आपने कहीं कोचिंग ली है तो उन्होंने दिया होगा आपको, और अगर कोचिंग नहीं ली है तो गूगल पे आप वैसे ही सर्च कर लेना, राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं आपको मिल जाएंगी। और उन प्रमुख योजनाओं को एक जगह लिख लेना, कौन सी योजना कब से स्टार्ट हुई थी, कितने पैसे खर्च किए गए, क्या टारगेट है ना। ये सारी चीज़ें आपको मतलब 5-5 लाइन हर एक योजना में से याद होनी चाहिए, पूछी ही जाएंगी, 100% पूछी जाएंगी। और जो बड़े स्तर की योजनाएं हैं जैसे कि चिरंजीवी योजना हो गई, और इनमें से तो मतलब हमारे मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट की योजनाओं में से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमारा राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं का अपना प्रचार के लिए स्पेशली देती है ये सारी चीज़ें। तो राजस्थान सरकार की योजनाएं बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और अलग से देख के जानी है आपको राजस्थान सरकार की योजनाएं, ठीक है। और क्या रह गया, हाँ एक चीज़ मैंने लिखी है कि कोई भी आपको अभी इस टाइम पे ना नई किताब नहीं पढ़नी है किसी भी तरह का। जैसे आप उस टीचर ने ये बोला, इस मैडम ने ये बोला, किसी भी तरह का नया सोर्स इस वक्त आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपने जो पुरानी चीज़ें पढ़ी है उनमें से ही रिवीजन करना है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि यार मतलब अगर अपन ने शिद्दत से मेहनत करी है ना तो हमारी सीट को हमसे कोई नहीं छीन सकता। कितनी अफवाहें फैलेंगी, अभी ये पेपर बिक गए, इतने लाख में बिक गए, इतने लोगों ने खरीद लिए, ये हो गया वो हो गया, किसी पे ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि यार मैंने मेहनत करी है तो मुझे मिलेगी सीट और मैं बनूंगी, है ना। बस उसके अलावा आप कुछ मत सोचिए। तो मैंने जो टॉपिक बताए आपको कौन कौन से बताए हैं, पहले तो देखो मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा करंट अफेयर, अगर आपने शुरू नहीं किया करंट अफेयर शुरू कर देना। स्कूल मैनेजमेंट पे आपको बिल्कुल जोर देना है। मैथ्स रीजनिंग आपको 2 दिन देने, मैथ्स रीजनिंग को 2 दिन में मैथ्स रीजनिंग पूरी करनी है। और जो बड़े सब्जेक्ट है जैसे भूगोल, इतिहास, पॉलिटी हो गई, इनका रिवीजन करके ही जाना है। राजस्थान में से मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री में कम पूछे जाएंगे, कल्चर ज़्यादा पूछे जाएंगे। प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, न्यूज़पेपर राजस्थान के, राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं, है ना, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। एकीकरण हो गया राजस्थान का। राजस्थान का बजट, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट नहीं देखो चलेगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे नहीं देखो चलेगा, बट राजस्थान का बजट और
इकोनॉमिक सर्वे में से हर साल 5 और 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ज़रूरी है पढ़ के जाना आपको, ठीक है। एक मैंने जनगणना आपको बताना भूल गई, जनगणना के डाटा भी देख के जाने। पुरानी जनगणना ही चल रही है अभी 2011 वाली, थोड़ी पुरानी हो गई, लेकिन हर साल जनगणना में से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि जनघनत्व को क्रम के अनुसार जचाइए, फिर अधिक जनसंख्या कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जचाइए, लिंगानुपात वाले क्षेत्रों को जचाइए। ऐसे कई बार मतलब पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी आपको देख के जानी है। और राजस्थान सरकार की सारी योजनाएं आपको बिल्कुल देख के जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मदद करेंगे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पे आप ध्यान देना, ज़रूर ही आपकी मतलब लास्ट टाइम जो होता है उसमें आपकी तैयारी सुधरेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, मतलब मैंने खुद की स्ट्रेटेजी बताई है, वो आपको ज़रूर काम आएगी। अगर मैं बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हो, मैं पास हो सकती हूँ तो आप भी पास हो सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी असफलताएं झेली और उसके बाद में मुझे भी जाके लास्ट में मंजिल मिली। तो दोस्तों अगर मतलब आप पहली तैयारी है या अंतिम तैयारी है, हमेशा ये सोच के चलो कि मेरा अंतिम युद्ध है और इस बार मैं मतलब मैदान जीत के ही रहूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे अभी आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, रिश्तेदारों से भी एक तरह से दूरी बना के रखिए, फ़ोन पे लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर, पर्सनल फैमिली मेम्बर से बात कीजिए, जैसे मम्मी पापा भाई बहन। और अगर आपकी कोई स्पेशल मतलब कि ऐसे दोस्त है जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो, तो उसके अलावा आप सबसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। मोटिवेशन मतलब पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा दे दिया था, तो मोटिवेशन के लिए क्या बोलूँ, बस इतना कहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब हमने मेहनत करी है तो हमारी सीट कोई नहीं रोक सकता। और मतलब ये भी नहीं है कि अगर हम पास नहीं हुए तो ये हमारे लिए आखिरी है यार। सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम मतलब अभी होने ही वाली है, सेकंड ग्रेड भी एक अच्छी जॉब होती है, RAS की वैकेंसी आने वाली है, तो आखिरी कुछ भी नहीं होता। बस हमारे लिए ये है कि हम शिद्दत से मेहनत करें, सब कुछ भूल के मेहनत करें। मंजिल हो ही नहीं सकता कि हमें मिले नहीं। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमानों में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमानों में छेद नहीं होता, कभी एक पत्थर शिद्दत से या तबीयत से फेंक कर तो देख। तो वही बात है कि हम किसी भी मुसीबत से जूझ रहे हों, किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हों, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी, और वो दिन सच मानिए कि बहुत नज़दीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे और आप लोगों की घबराहट मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या होता है जब लास्ट टाइम होता है एग्ज़ाम आने वाली। मुझे पता है बहुत इरिटेशन होती है, और हम हर जगह से मतलब वही लास्ट बात कहूँगी, पॉजिटिविटी लेने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी मिले आप बस सकारात्मक ऊर्जा लीजिए। और इस टाइम पे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत किसी से भी नहीं है। अगर बाय द वे ऐसी सिचुएशन बन भी जाए तो इग्नोर करिए सब कुछ को, किसी भी मुद्दे में मत पड़िए, सबसे दूरी बना के रखिए, सिर्फ किताब और आप, है ना। और बहुत सारी जो अफवाहें फैलेंगी कि ये पेपर बिक गया, ये हो गया, ये वो हो गया, या पेपर लेट होने वाला है, सबसे मतलब किसी पे भी ध्यान मत दीजिए। आप बस ये सोचिए कि इन सीटों में से एक सीट मेरी है, जो मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स हैं आपको मदद करेंगे एग्ज़ाम में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आगे मुझे किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। और जल्दी ही मैं ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद ज्योग्राफी से एक लेक्चरर हूँ, तो ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए वीडियो लाने वाली हूँ कि ज्योग्राफी में लास्ट दिनों में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दें और किस चीज़ पर कम जोर दें। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। और आई होप कि ये काफ़ी होगा एग्ज़ाम से पहले। अगर फिर भी एग्ज़ाम से पहले आपको किसी भी तरह के मतलब ऐसे ही कोई वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आगे मैं वीडियो बनाऊंगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।